मैडम इनको एड्स है, वो HIV वाला। एड्स? लेकिन आप लोगों को कैसे पता? मैडम जी अल्लाह के वास्ते इन सब चीजों से आप दूर रहिए। आप जनगणना के लिए आई हैं ना, आपका दिल करे तो जिंदा लोगों में इनको भी गिन लीजिए, लेकिन हमारे लिए ये मर चुके हैं बस। और इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को अपनी तरह से रहने दीजिए बस। हेलो, किसका नंबर है ये? गिरीश चौहान। कौन बोल रहा है? गिरीश चौहान, आप कौन बोल रहे हैं? चौहान है, ऊंची जात वाला। ये बात मालूम थी तुम्हें ज्योति? और आशा तुम्हें पता थी ये बात? नहीं, बस बाजार से लौटते वक्त उसने 1-2 बार हम लोगों को घर छोड़ा था। देखो ज्योति, दूर रहना उस लड़के से, बताए दे रहे हैं हम। ज्योति, हमको मालूम है कल हमको फ़ोन तुम्हारे पिताजी किए थे। हाँ, तुमसे फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया उन्होंने हमें, और फिर तुम्हारे नंबर पर फ़ोन किया। अच्छा चलो ना, हम तुम्हें तुम्हारी गली के बाहर तक छोड़ देते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ पता है? मेरी दोस्त ने तो उसे ऐसे मारा कि वो तो गिर गई नीचे। हमारी बात भेजे में घुस गई ना ज्योति? पीठ पीछे कोई गुल तो नहीं खिला रही हो? नहीं पापा। लो 15 रुपये? ये क्या ललित भाई? हाँ, एक बोरी का 5। ये कैसी बातें कर रहे हो ललित भाई? 10 रुपये तो बनता है। अरे 5 का 10 कब से हो गया? हे ललित भाई, ये सब नहीं चलेगा। 10 रुपये बनता है, पूरे 10 रुपये दो। और छोटा आदमी समझ के शोषण मत करो हमारा, समझे? लाओ वापस दो। लो 30 रुपये, जाओ। ललित भैया, इसको आगे से मत बुलाना। ये सिर्फ आपको ही नहीं, बाकी को भी ठगता है और सबको यही धमकी देता है, छोटा आदमी है, अत्याचार और न जाने क्या क्या बोलता है भैया। ठीक।
अपने पिताजी से मिली चेतावनी के बावजूद भी ज्योति ने गिरीश से मिलना बंद नहीं किया। गिरीश ज्योति के करीब आ चुका था, लेकिन एक दिन इसी करीबी ने अपनी हद पार कर ली और जुर्म की जड़ में पहुंच गई। पता था हमें, वो कमीना हमारी बेटी के पीछे इसीलिए पड़ा था। बहुत समझा है साहब कि चौहान ऊंची जात वाला है, मत पड़ो उसके चक्कर में, खेल रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन नहीं मानी साहब। बेटा, क्या किया था इस गिरीश चौहान ने तुम्हारे साथ? कहाँ ले गया था तुम्हें? कोई हॉस्टल बता रही थी साहब। कहाँ ले गया था बेटा? और फिर वहां एक बिल्ली सामने आ गई। ज्योति, हमें हॉस्टल में हमारे दोस्तों के पास कुछ काम है, तुम भी साथ में क्यों नहीं चलती? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर हम तुम्हें तालाब ले जाएंगे और फिर घर छोड़ देंगे। ठीक है। चले? अरे आओ, यहीं पे ही है। आओ ना ज्योति, आओ। ज्योति, ये हमारे दोस्त हैं और ये ज्योति है। आओ ना ज्योति, हम साथ में बैठते हैं, कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं। रोते रोते घर आई थी, अपनी माँ को बताया 3 लड़के थे, बलात्कार किया इसके साथ। अब हम छोटी जात में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची जात वाले हमें इंसान ना समझे। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ जो मन में आए करते रहे। साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है, मुश्किल से पेट पालते हैं। साहब, होंगे चौहान, होंगे ऊंची जात वाले, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बच्ची को बहुत कुछ सहना पड़ा है साहब। बेटा, ये जो 2 लोग और थे गिरीश चौहान के साथ, ये कौन थे? तुम जानती हो उन्हें? पहले कभी मिली हो उनसे? भैया जी, गिरीश चौहान जी, वो हमारा छोटा भाई है। क्या बात है साहब? है कहाँ वो? अंदर ही है, लेकिन बात क्या है साहब? बाहर निकालो, बताते हैं बात क्या है। साहब, लेकिन हम किए क्या है साहब? थाने चल, सब पता चल जाएगा। साहब क्या किया हमारे बेटे ने? साहब, बलात्कार, वो भी एक छोटी जात की लड़की का। लेके चलो। साहब, हम ऐसा साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। साहब, ये ऐसा नहीं कर साहब, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। साहब, कुछ नहीं किया हमारे लड़के ने। साहब, हमारा गिरीश ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना कहे थे इसे, दूर रहो उस लड़की से। साहब, ज्योति हमारी दोस्त थी साहब, मुझे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं किया साहब। साले दोस्ती बोल, वो 2 लौंडे कौन थे जिनके साथ मिलके तूने उस लड़की का बलात्कार किया? कौन 2 लड़के साहब? उसे किसी हॉस्टल नहीं लेके, ये सब झूठ है। साहब, तुम लोग कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारा लड़का माफी के लायक नहीं है। और जब तक वो सारा सच नहीं उगल देता कि कौन कौन उसके साथ था, उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान कसम साहब, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, उसने तुम्हें बताया कि एक लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था? नहीं ना? तो साहब, हमारा गिरीश ऐसा नहीं है साहब, उसकी दोस्ती हो गई उसके साथ, लेकिन ऐसा बुरा काम वो नहीं कर सकता है साहब, नहीं कर सकता है। क्यों? उसने कसम खाई थी कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। परवेज, FIR बना, लिख IPC 376, रेप, वो भी एक छोटे जात की नाबालिग लड़की के साथ।
शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट पर अत्याचार की धाराएं भी डाल, ताकि सपने में भी जमानत की ना सोच सके। अरे ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। सर, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है और जोर जबरदस्ती के कोई निशान भी नहीं मिले। केस दर्ज हो चुका है परवेज, जांच तो हमें करनी होगी। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि लड़की नाबालिग है और छोटी जात की भी है। ऐसा करते हैं, लड़की के बयान के आधार पर जांच शुरू करते हैं। चलो हॉस्टल चलते हैं। बेटा, हमें उस कमरे में ले चलो जहां उन लोगों ने सब किया था। चलो बेटा। चलो। सर, हर लड़के का रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में है। ऐसा होना बहुत मुश्किल। इसे देखो, ये था वो। ठीक है, तुम जाओ, तुम आओ। इसे देखो, जाओ, तुम आ जाओ। इसको देखो बेटा। ठीक है, जाओ तुम आओ। इसको देखो। तुम आ जाओ। इसको देखो। सर, बस यही लड़के हैं जो यहाँ रहते हैं, बाकी नीचे की मंजिल तो पूरी खाली है। तो जरूर किसी ने अपना कमरा दिया होगा इस्तेमाल करने के लिए। सर, सबसे बात की, लेकिन गिरीश चौहान को कोई नहीं जानता। सर, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब कैसे हुआ, और किसी ने भी तो ऐसा कुछ देखा सुना नहीं। बेटा, यही हॉस्टल था ना? साहब, 14 साल की मासूम बच्ची है, उन कमीनों ने इसका फायदा उठाया, और अब इसे ही साबित करना पड़ेगा कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ। बाबा, हम भगवान कसम खा के कहते हैं, हम ऐसा कुछ और नहीं किया है। वो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? जब उस लड़की के बाप ने उस लड़की को मना किया, तुम्हें भी मना किया था, फिर उस लड़की के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? बाबा, वो हमारी दोस्त थी, उसके लिए हमारे मन में कुछ और गलत नहीं था। पुलिस कह रही तो यहाँ से बाहर नहीं आने देगी। हम यहाँ नहीं रह सकते बाबा, हम कुछ और नहीं किया। बाबा, ऐसे बाहर निकालो अम्मा, हम कुछ और नहीं किया अम्मा। पुलिस गिरीश चौहान के साथियों की तलाश में थी। गिरीश चौहान पे दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो लगातार यही कह रहा था कि ना तो उसने और ना ही उसके किसी दोस्तों ने ज्योति के साथ कुछ भी किया है। और फिर एक और ऐसा झटका लगा जिसने गिरीश के परिवार को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया।
साहब अब वो हमारी बेटी की जान लेने पर तुल गए। कब हुआ ये? कल साहब। हमारी बीवी और बेटी ज्योति बाजार से आ रहे थे। उसके बड़े भाई मुकेश ने मोटरसाइकिल चढ़ाकर जान लेने की कोशिश की इसकी। और कितना जुल्म करेंगे हम पर साहब। पहले छोटा भाई हमारी बेटी के साथ बलात्कार करता है, अब उसका बड़ा भाई उसे बचाने के लिए हमारी बेटी को मार डालना चाहता है। कितना अन्याय करेंगे हम पर। साहब नहीं साहब, हमने कुछ भी नहीं किया साहब। साहब जाने दो साहब, कह रहा हूं साहब वो लोग हमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जाने दो साहब। सोच कर रहे हो तुम? अपने बेटे को जमानत नहीं दिलवा सके तो लड़की को मरवा के केस बंद करवा दोगे? नहीं सोमनाथ, अब तो तुम और भी गहरे दलदल में फंसोगे। तुम्हारे इस बेटे पे हत्या की कोशिश का इल्जाम लगेगा। आई बात समझ में? साहब वो लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा साहब। साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, वो लोग हमको फंसा रहे हैं साहब। साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब। परसों तो बाजार गया था ना? बाजार? हाँ साहब, वो हमारा रोज का रास्ता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम बेफजूल किसी को भी टक्कर मार दें। किसी को भी? अरे ये वही लड़की है जिसका तुम्हारे भाई ने रेप किया था, और तुम्हारा उसे टक्कर मारने के पीछे मकसद एकदम साफ था। सोमनाथ, तुम्हारे दोनों बेटे मुश्किल में हैं। एक ने रेप किया है और अपने साथियों के नाम भी नहीं बता रहा है, और दूसरा गंभीर चोट पहुंचाने, हत्या की कोशिश के इल्जाम में गया अंदर। लेकिन साहब दोनों ही अपराध गंभीर हैं, छोटी जाति के खिलाफ किए गए अपराध। तुम तो जानते हो इसके कानून कितने सख्त हैं, छोटी जात के खिलाफ अन्याय करना। और तुम्हारे बेटों ने एक बार नहीं, दो बार ये अपराध किया है। साहब वो लोग ऐसा नहीं कर सकते साहब। ये सब अदालत में बोलना, हालांकि वहां तुम्हारा हारना तय है। हम तो बस तुम्हें आगाह करना चाहते हैं कि सपने में भी उस परिवार को परेशान करने का मत सोचना। बस हो गया बेटा, हो गया, बस। क्यों वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं वो हमसे? जगदीश, कानून उन लोगों से सख्ती से निपटेगा। साहब, पहले छोटे बेटे ने हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, फिर उसके बड़े भाई ने उसे जान से मारने की कोशिश की। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उसके माँ बाप हमारी बेटी के साथ कुछ और गलत नहीं करेंगे? जगदीश, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके दोनों बेटे हमारी हिरासत में हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं करेंगे। साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी दोनों बेटियों को पुलिस सुरक्षा दे दो बस। देखो जगदीश, हम तुम्हारे परिवार को सुरक्षा तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने उन्हें अच्छी तरह से अड़काया है। वो तुम्हारे परिवार से दूर ही रहेंगे। वो हमारे परिवार को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे बेटों के साथ ऐसा नहीं कर सकते वो। दीदी, हम जरा पानी पी के आते हैं। जगदीश अपनी बेटियों को लेकर काफी डरा हुआ था, खासकर ज्योति को लेकर जो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी। और फिर एक दिन उसका ये डर सच साबित हो गया। क्या? साहब, रात भर हमने पूरे गांव में ढूंढा, हमारी बेटी कहीं नहीं मिली। कब हुआ ये? वो प्रीति के साथ घर से बाहर खेल रही थी तब। प्रीति पानी पीने घर के अंदर गई, तब ज्योति बाहर अकेली थी। फिर प्रीति जब बाहर आई तो ज्योति वहां नहीं थी। दीदी, दीदी, दीदी। हम शाम को जब घर लौटे तब पता चला कि ज्योति गायब है। ज्योति नहीं मिल रही है।
क्या मतलब नहीं मिल रही है? ज्योति और प्रीति बाहर खेल रहे थे। 1-2 मिनट के लिए प्रीति अंदर आई और जब वो बाहर गई तो ज्योति वहां नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। ज्योति, तुम जरा इधर देखो। ज्योति, 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 ज्योति। साहब, हम ज्योति को लेकर डरे हुए थे। हमने आपसे पहले भी कहा था और देखिए वही हुआ। इन्हीं लोगों ने हमारी बच्ची का अपहरण किया है। साहब, जल्दी से ज्योति को ढूंढिए, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। साहब, ये क्या साहब, हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सोमनाथ, ज्योति कहाँ है? किधर छुपाया उसे? हम अपने दोनों बेटे को छुड़ाने की कोशिश में लगे हैं। इस हालत में क्या हम ऐसी हरकत करेंगे? ज्योति कहाँ है वो बता दो सोमनाथ। उसका अपहरण करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर सोच रहे हो कि कुछ रुपए निकलवा लोगे और अपने बेटों को छुड़वा लोगे या जगदीश को मजबूर कर दोगे केस वापस लेने के लिए, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो अपने। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा और फंस जाओगे तुम। बोलो कहाँ है? क्या मजाक है साहब, हमने कुछ नहीं किया है। वो लोग ना जाने क्यों हम पर आरोप लगा रहे हैं। बिना कुछ किए हम भुगत रहे हैं। हद हो गई साहब अब तो। इतना याद रखो, इन सभी धाराओं के ऊपर छोटी जात पर अत्याचार की धाराएं और लगेंगी। बहुत गंभीर जुर्म है ये। गांव का एक एक घर छान मारो। जी सर। समझ में नहीं आता ये परिवार इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गया है। मामला उछलेगा सर। 2-3 मीडिया वालों का भी फोन आया था। लगता है लड़की के पिता ने खुद जाकर मीडिया से बात की। जैसे कि आप देख रहे, इस समय हम ज्योति के घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ज्योति जो इतनी कम उम्र में एक के बाद एक इतने घिनौने अपराधों का शिकार बनी। पहले उसका बलात्कार हुआ, बाद में आरोपी के भाई ने उस पर जानलेवा हमला किया और अब उसका अपहरण हुआ है। पुलिस ने इन सारी बातों को लेकर चुप्पी साधी हुई है। कानून की खिल्ली उड़ाने की सारी हदें पार हो चुकी है। और अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि कुछ नेता ज्योति के पिता जगदीश और उसके परिवार से मिलने आ रहे हैं, इन लोगों का सपोर्ट करने के लिए। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे, जब इन अपराधों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा था तब ये लोग कहाँ थे? जगदीश जी, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दुख है हमें हमारी पार्टी को। हम आपके साथ हैं। हम पूरी व्यवस्था से आपके लिए लड़ेंगे। आपको इंसाफ दिलाएंगे ना। ये मुद्दा हम असेंबली तक उठाएंगे। आपकी बिटिया का बाल तक बाका नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा आपसे। जगदीश जी, हमारी सरकार नहीं है तो क्या हुआ? आपकी असल चिंता तो सिर्फ हमें ही है। हम लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे आपको। ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे कि अरे आप चिंता काहे करते हैं, हम है ना आपके साथ। अवस्थी लड़की मिली? कहाँ तक पहुंचा केस? सर, पूरा गांव छान मारा है। हम जी जान से लगे हैं। लड़की मिल जाएगी सर। हर हाल में लड़की जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। ये नेताओं और संस्थाओं का अखाड़ा बनता जा रहा है। और याद रखो, सबसे ज्यादा गालियां हमें ही पड़ेंगी। सर, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत जल्द लड़की मिल जाएगी। 1 दिन के अंदर अंदर लड़की को सामने लाओ। अगर उससे कुछ हो गया ना तो सारा ठीकरा हमारे ही सर फूटेगा। जी सर। सर, सारे खबरी काम पे हैं। ज्योति गांव में तो पक्का नहीं है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये सोमनाथ का परिवार कोई पैसे वाला परिवार भी नहीं है, फिर ये लड़की के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है? सर, एक बात अजीब है। जगदीश और उसकी बीवी ने ज्योति को पूरे गांव में घर घर जाके ढूंढा, लेकिन जब हमने पूछा तब गांव में किसी को भी ये पता नहीं था कि ज्योति गायब है। तो फिर इन्होंने ज्योति को ढूंढना कहा था और किसी ने जबरन ज्योति को ले जाते हुए भी नहीं देखा। जो भी हो परवेश, लड़की तो गायब हुई, नहीं मिली तो जवाब हमें ही देना होगा। साहब, हम कोई रेप नहीं किए साहब, और किसी 2 लड़कों को नहीं जानते साहब। देखो गिरीश, तुम्हारे साथियों ने मिलकर उस लड़की का अपहरण कर लिया है। अब मामला बहुत बढ़ चुका है, तूल पकड़ चुका है। अब भी अगर तुम ना माने,
सच ना उगला तो समझ लो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे तुम। हम आपको कैसे समझाएंगे, ज्योति हमारी दोस्त थी, हम उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किए। हम क्यों अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ गलत काम करेंगे? इसके माँ बाप को लेके आओ, अब वो करेंगे इसका भुगतान। ऐसा क्या करें कि आप हमारी बात मान लें? सर पटक पटक कर बोले कि हमने कुछ नहीं किया। ये काम पे भी नहीं जा पा रहे, बच्चों की चिंता में घुले जा रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते साहब? अगर लड़की नहीं मिली और उसे कुछ हुआ तो समझ लो बड़ी मुसीबत में हो, बहुत बड़ा केस ठुकेगा तुम लोगों पर। एक तरफ तो आप डरा रहे हो, दूसरी तरफ वो जगदीश हमें धमका रहा है। हम बीच में पिस रहे हैं, हमारी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, हम भुगतते जा रहे हैं बस। जगदीश धमका रहा है? किस लिए? पैसों के लिए। क्या? वो इस बात का फायदा उठा रहा है कि वो छोटी जाति का है और हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे साथ ये जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या? हम भी तो छोटी जाति के हैं। ये देखिए साहब, ये देखिए। हमारे बेटे गिरीश के पकड़े जाते ही वो हमारे पास आया था, पैसे मांग रहा था। बहुत लंबे टाइम के लिए जेल में जाएगा तुम्हारा बेटा। अगर तुम चाहते हो कि हम केस वापस ले लें तो फौरन 4 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और दे दो। क्या? रेप का चार्ज है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा तुम्हारा लड़का। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो मुसीबत कैसी? उम्र निकल जाएगी जेल में। सोच लो, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। इतना बड़ा बवाल खड़ा करूँगा ना कि मुसीबत के दलदल में फंसते ही चले जाओगे तुम। हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक लड़का तो सड़ रहा है जेल में और जो दूसरा बाहर खुला घूम रहा है ना, इसको भी फंसा देंगे। और याद रखना, ये बात किसी से कहना मत। जितने मंत्री और पत्रकार हैं ना, सब हमारे साथ हैं। हमारे बेटे मुकेश ने भी कुछ नहीं किया है, उसे भी झूठा फंसाया गया है। जगदीश फिर आया था हमें धमकाने के लिए। जगदीश, क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हमने तुमसे कहा था ना पैसे दो, तुमने सुना नहीं। अब एक मौका तुम्हारे पास और है, पैसे दो, हम केस वापस ले लेंगे। हमारे पास नहीं है पैसे। हमारे बेटे ने तुम्हारी बेटी से सिर्फ दोस्ती की, इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। भाषण मत ठोको, पैसे दो नहीं तो झेलो। मुसीबतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएंगी, कम होने वाली नहीं है। वो जगदीश हमें लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और हम ऐसे जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो हमने कभी किए ही नहीं। काका, हम घर कब वापस जाएंगे? जल्दी बेटा, तुम्हारे बाबा का भी फ़ोन नहीं आया ना, उनका फ़ोन आते ही तुम्हें घर छोड़ देंगे। ठीक है? खाओ खाओ, बिस्कुट खाओ। तो जगदीश फिर से आए, पता करने तफ्तीश कहाँ तक पहुंची। परवेज, ज्योति की फोटो हर थाने में पहुंचा दो। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना है ताकि पता चल सके कि असल सच्चाई क्या है। और हाँ, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची ये बात जगदीश को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके सर। 3 दिन हो गए साहब, कहाँ है हमारी बेटी? हम ढूंढने में लगे हैं जगदीश, मिल जाएगी जल्दी। कब ढूंढेंगे? जब सोमनाथ उसे मार देगा तब। तुम ये कैसे कह सकते हो जगदीश कि सोमनाथ के परिवार ने उसको अगवा किया है? साहब, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको शक है? आपको तो पता है कि कैसे वो हमारे परिवार के पीछे पड़े हैं, जीना हराम कर रखा है हमारा। ठीक है, हम पूछताछ करते हैं, तुम फिक्र मत करो, जल्दी मिल जाएगी तुम्हारी बेटी। कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम आपके पास पहले भी आए थे और कहा था कि हमारी बेटी की जान को खतरा है, पुलिस सुरक्षा दे दो, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और आप लोगों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है।
पीछे लो, पीछे लो। ए लड़की, इधर आ। हाँ, क्या कर रही है यहाँ? घर जाना है हमें। कहाँ है तुम्हारा घर? जनतापुर। तुम्हारा नाम ज्योति हलजर है ना? ज्योति जिस आदमी के साथ रह रही थी उसके साथ भटकते भटकते वो तंग आ चुकी थी। आखिरकार वो अपने घर जाने के लिए भाग निकली और गश्त कर रही पुलिस को वो रास्ते में मिली। कई अपराधों की सच्चाई का खुलासा अब होने ही वाला था। देखो बेटा, घबराओ मत, फिक्र की कोई बात नहीं है। बेटा हमें सब कुछ बताओ कि कहाँ थी तुम। देखो बेटा, डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? चल बेटा, जल्दी चल। पर कहाँ? अरे हमने बोला ना, चल जल्दी कर। बेटा ज्योति, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे काका। जाओ उनके साथ। जाए? बाबा कहाँ? ये तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे, और जब हम फोन करेंगे तब तुम वापस आ जाना। पर बाबा। ज्योति, हमने कहा ना जाओ, देखो इसी में तुम्हारी भलाई है। तो तुम्हें तुम्हारे बाबा ने अपने दोस्त के पास भेजा था? अच्छा ज्योति बेटा, मुकेश ने तुम्हें टक्कर मारी थी? बेटा ये चोट तुम्हें रिक्शा के एक्सीडेंट में लगी थी? मतलब मुकेश ने तुम्हें टक्कर मारी ही नहीं, जैसे पहले तुम्हारे बाबा ने कहा था। बेटा गिरीश ने गलत काम किया तुम्हारे साथ, तुम्हें हॉस्टल ले गया था वो, क्या उसके दोस्त भी थे वहां? भी बोलो। हैं? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बोले? कुछ तो बोले होंगे तुमको। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, अपने बाप की बात नहीं सुनी। अब हम जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करोगी, समझ गई? अभी हम पुलिस चौकी चलेंगे, वहां गिरीश और उसके परिवार को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे, और अब हम जैसा कहेंगे और जो करेंगे तुम चुपचाप वही करोगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ये हमारे असली बाबा नहीं है, हम नहीं जानते हमारे असली बाबा का क्या हुआ, लेकिन जब इन्हें हमारी और गिरीश की दोस्ती का पता चला, इन्होंने हमें बहुत डराया, धमकाया, उससे दूर रहने को कहा।
हमें इनसे बहुत डर लगता है। ये गिरीश के भी घर गए थे, उसके परिवार वालों से झगड़ा किया, लेकिन हमें गिरीश अच्छा लगता है, इसलिए हम उससे मिलते रहे और ये बात उन्हें पता चल गई। तुम्हारे बाबा ने जहाँ तुम्हें भेजा था वो कौन था? हम नहीं जानते, लेकिन वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं था। बाबा ने बस कहा था कि वो उनके दोस्त है। वो आदमी हमें गलत सलत छूता था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए हम वहाँ से भाग गए। बेटा, उस आदमी ने कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? नहीं, वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही हम वहाँ से भाग गए। ज्योति मनगढ़ंत कहानी बक रही है। जरूर आपने इसको भड़काया होगा। सौतेला बाप हूं तो क्या हुआ, भला चाहता हूं उसका। देखिए, आप केस को उल्टा कर रहे हैं। उल्टे तो तुम्हारे इरादे हैं जगदीश। सरकार ने छोटी जातियों की भलाई के लिए जो कानून बनाए उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तुमने। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कानून का सहारा लिया। झूठ है ये सब। ज्योति हमें सब कुछ बता चुकी है। अरे वो तो मासूम बच्ची है, वो तो वही बोलेगी ना जो आप लोग सिखाओगे। वही तो किया था तुमने पहले। पर माफ करना, हर कोई तुम्हारी तरह उल्टी खोपड़ी का नहीं होता है। आप इस तरह से हमें चुप नहीं करा सकते हो। आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। एक मासूम बच्ची को गलत सलत पट्टी पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हम उसके बाप हैं और एक छोटी जात के आदमी का शोषण करना इतना आसान नहीं है। छोड़ूंगा नहीं, देखना आप ऊपर तक जाएंगे। हमारी लड़ाई चलती रहेगी, सब जानता हूं मैं। हबीब, नजीब, उधर मत जाओ, इधर ही खेलो। अरे कहा ना, सुनते काहे नहीं हो? हम उधर नहीं जा सकते। किसी ने हमको देख लिया ना तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो इधर आकर खेलो। रेहान भाईजान, रात में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शहनाज, आटा आलू तो बचे थे ना? कहाँ भाईजान, जो था वो मैंने बना दिया, अभी कुछ नहीं बचा है। हम कुछ करते हैं, देखें अगर कोई कुछ काम दे दे तो अच्छा रहेगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि इस तरफ मत आया कर। हमें कोई काम दे दो बड़े अब्बू। तुझे काम दे दो? अरे अगर किसी ने तुझे यहाँ देख भी लिया तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। जा यहाँ से, जा। हमारे पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है।
4 दिन से शहनाज हबीब नजीब ने ठीक से खाना नहीं खाया है। ठीक है, मैं तेरी बड़ी अम्मी से कह दूंगा, वो जाकर तुम लोगों को खाना दे आएगी। अब जा यहाँ से, जाओ यहाँ से। सुन इमरान, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ पर आया था। जी। लो, इसमें कुछ रोटियां और सब्जी है, रखो। और दोबारा ना दुकान पर मुंह उठाकर मत आना। चार बच्चे कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्र के पास रह रहे थे। उनका घर पास में ही था, लेकिन उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो अपने घर में जाकर रह सकें। ना तो कोई उनसे बात करने को तैयार था और ना ही कोई काम देने को। उनकी ज़िंदगी बस लोगों की दया और तरस पर कट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें गाँव से निकाला गया है, लेकिन किस लिए? अशफाक, ये वोटिंग रजिस्टर नहीं है, दूसरा दीजिए, जनगणना काम है ये। लीजिए। अरे अभिदा के यहाँ लड़का हुआ है, पर उसका सर्टिफिकेट तो यहाँ लगा ही नहीं है। लो भैया, अब उसने नहीं लगाया तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर जनगणना में तो देना होगा ना। हम दीप्ति मैडम को बता देते हैं, अब देखो वो क्या करती हैं। बगैर सर्टिफिकेट के वो लेंगी कि नहीं लेंगी। आइए। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जी हम सब बिल्कुल ठीक हैं दीप्ति जी। मैडम, वैसे तो आप जनगणना के काम से आई हैं, लेकिन कुछ और भी काम है। एक बार आप देखकर बड़े अधिकारियों से बात कर लीजिए तो सबकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले ये काम निपटा लेते हैं फिर। जी आइए ना, बैठिए। बैठिए बैठिए। पिछली बार से इस बार कुल 12 नाम जुड़े हैं और 14 नामों को हटाया गया है। जी, अब इस दुनिया में आना और इसे छोड़कर जाना इंसानों के हाथ में थोड़ी ना होता है। दीप्ति जी। हाँ बोलिए सुदेश जी। बताइए ना, क्या बात है? दीप्ति जी, जिन 14 लोगों के नाम काटे गए हैं उसमें 4 लोग मरे नहीं हैं।
उनके नाम ज़बरदस्ती काटे गए। लो भैया, इनके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है। अपने गांव की बात का ढिंढोरा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हाँ, तो पूरी दुनिया को भी तो पता चले इस गांव के फैसले का। कैसा फैसला? जी, उन 14 लोगों में 4 लोग अभी भी इसी गांव में रह रहे हैं। तो फिर उन चारों का नाम इसमें दर्ज क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? कोई क्या कर सकता है, पंचायत का फैसला था। सिर्फ पंचायत ही क्यों, रिश्तेदारों ने भी इसमें हामी भरी थी। अशफाक, जा और कासिम भाई को बता उनके सुदेश ने क्या रायता फैला दिया है। अरे मैडम जी रुकिए रुकिए रुकिए, इन लोगों से दूर ही रहिए। क्यों? इन बच्चों का तो घर है ना, फिर ये यहाँ क्यों रह रहे? और इनका घर बंद क्यों पड़ा है? अरे मैडम जी, आप काहे पछड़े में पड़ रही हैं? ये गांव का मामला है और आपको हमारे निजी मामले में पड़ने की जरूरत नहीं। कासिम इनके चचा हैं और इन जिंदा बच्चों को उनके घर से निकालकर कब्रिस्तान में फेंकने के फैसले में इनकी भी रजामंदी थी। अरे लेकिन बात क्या है? आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? ऐसा क्या कर दिया इन बच्चों ने जो आप इन्हें ऐसे सजा दे रहे हैं? अरे ये हमारे खुद तो मरेंगे ही, साथ में हमको भी अपने साथ ले जाएंगे। मतलब? मैडम इनको एड्स है, वो HIV वाला। एड्स? लेकिन आप लोगों को कैसे पता? मैडम जी, अल्लाह के वास्ते इन सब चीजों से आप दूर रहिए। आप जनगणना के लिए आई हैं ना, आपका दिल करे तो जिंदा लोगों में इनको भी गिन लीजिए, लेकिन हमारे लिए ये मर चुके हैं बस। और इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को अपनी तरह से रहने दीजिए बस। सुदेश जी के पेट में काहे दर्द हो रहा है? अरे जो भी है, जैसा भी है, हम ही तो कर रहे हैं ना बच्चों का। अरे पगला गए हैं सुदेश जी, और साथ में मजहर का भी दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। एक तो नेकी करो, ऊपर से जूते भी खाओ। अरे पाल रहे उन्हें, क्या इतना काफी नहीं है? ऐसा लगता है हम लोगों ने ही कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। यू नो, तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि आज तक उन लोगों ने उन बच्चों का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया है। बस ये मान के बैठ गए कि उन्हें एड्स है। व्हाट? पर बिना टेस्ट के वो लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? गॉड नोस। फिर भी वो लोग उन बच्चों को कब्रिस्तान में कैसे रख सकते हैं? आशीष, तुम अपने न्यूज़पेपर में इन बच्चों के ऊपर कोई आर्टिकल क्यों नहीं लिखते? देखो ना अपने एडिटर से बात करके, हो सकता है वो इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। सी, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये न्यूज़ पहुंचा पाऊंगी। हमें उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। हो सकता है ये सब करने से ही कोई बात बन जाए। हाँ मम्मी, आई थिंक आई डू इट। लेकिन पहले मैं जाके उन बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे इस बारे में थोड़ी और डिटेल पता चल सके। दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक गॉड, गांव से किसी ने तो मुझे ये बात बता दी, वरना मैं तो अपना काम करके आ जाती और मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। यू नो, सबसे सैड पार्ट क्या है? आज गांव के ग्रोथ के लिए कितने सारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई रिमोट विलेजेस हैं जिनके लिए ये सब प्लान्स बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि विकास की कोई भी योजना इन तक पहुंच ही नहीं पाती। वो बस खुद में
और अपनी पंचायत में सिमट कर रह जाते हैं। मैं अपने एडिटर से बात करके देखता हूँ, हो सकता है कि वो स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। रेहान शेख जी, मैं आशीष हूँ, दीप्ति गुप्ता का बेटा। वो जो कल यहाँ आई थी ना, मैं एक रिपोर्टर हूँ, एक अखबार के लिए लिखता हूँ। मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि गांव वाले ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तुम लोगों को एड्स है, और उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए मजबूर क्यों किया है। देखो, शायद मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकूँ, तो क्या तुम लोग मुझे बताना चाहोगे आखिर हुआ क्या था? हाँ, अब बताओ। वो कब्र मेरे अब्बू मरहूम मंसूर शेख की है। अब्बू ट्रक चलाते थे। बहुत घूमते थे अब्बू, अलग अलग शहरों में, जहाँ उनका काम उनको ले जाए। हमारी अम्मी यही गांव में ही किराने की दुकान चलाती थी। हम और शहनाज गांव में ही पढ़ने जाते थे। यहीं पास में हमारा घर भी है। ये हबीब और नजीब, ये दोनों भी स्कूल जाते थे। 2 साल पहले एक दिन अब्बू जब घर आए तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे थे। बहुत बुरी हालत थी उनकी। अरे भाई मंसूर, क्या हुआ क्या है तुम्हें? भाईजान, आप ही पूछिए, हमको तो कुछ बता नहीं रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा भाईजान। 6 महीने हो गए वहाँ शहर में, अल्लाह जाने कितने टेस्ट करवा चुका हूँ। यहाँ खटिए पे पड़े रहने से ठीक हो जाओगे। नादरा, इसे जिला अस्पताल ले जाओ। जी भाईजान। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी हैं? जी। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? डॉक्टर ने तुम्हें दवाइयाँ तो दी होंगी ना? जी दी हैं। इन्होंने बताया हमको, और हम इनको सही समय पर दवाइयाँ देते भी हैं। आपके शौहर को एड्स है और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्या कर क्या रहे थे तुम वहां शहर में? धंधे वाली के पास जाते थे? तो नादिरा, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी पीठ पीछे क्या गुलगिलाता फिर रहा है? तुम तो थी ना शहर में उसके साथ कुछ दिन के लिए। भाईजान, अब हमको क्या पता? हम तो वही जानेंगे ना जो ये हमको बताएंगे। तो तुम इन्हें खुश नहीं रख सकती थी? पता भी है कि इन्हें हुआ क्या है। अगर गांव वालों को पता चला ना तो थूकेंगे हम पर, हमारे पूरे खानदान पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनश सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुछ ही दिनों में अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए।
और ये सब तभी से शुरू हो गया। गांव में लोगों ने हमारी दुकान से कुछ भी खरीदना बंद कर दिया था। हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। देख, अब तेरी दुकान से कोई भी कुछ नहीं खरीदेगा। भाईजान, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे? आप ही कुछ कीजिए ना। हम किए, तभी तो तुम लोग गांव में अब तक हो। नहीं तो सब तो तुम्हें निकालकर गांव के बाहर फेंकना चाहते थे। हम तो यही कहेंगे कि गांव के बाहर जाकर कोई धंधा पानी ढूंढो। मंसूर को ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। तुझको तो पता है ना राबिया और उसके शौहर के साथ क्या हुआ था। ये राबिया कौन है और उसके शौहर के साथ क्या हुआ था? वो लोग इसी गांव में रहते थे। उनके शौहर को भी यही बीमारी हो गई थी, HIV वाली। बहुत परेशान हुए थे वो लोग, थककर गांव ही छोड़ गए। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ। मंसूर एक ट्रक ड्राइवर था। वो तो चला गया, लेकिन अपने पीछे अपना परिवार छोड़ गया, जिनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई दूसरा सहारा, और ना ही उनके पास ये रास्ता था कि वो अपना गांव छोड़कर कहीं और जाकर घर बसा सकें। हमने हाईवे पर खाने पीने की छोटी सी दुकान डाल दी। जब तक हम स्कूल से ना जाएं, अम्मी उस दुकान को देखती थी। और स्कूल से आ जाने के बाद हम और शहनाज मिलकर दुकान संभालते थे। फिर एक दिन हमारी अम्मी बहुत बीमार पड़ गई। पूरे दिन पानी की तरह पसीना बहता रहा। नादिरा, तुमको भी तुम्हारे शौहर वाली बीमारी है, तुम्हें भी एड्स है। इस बार जनाजा उठाने के लिए कोई भी नहीं है। हमारी 10वीं की परीक्षा के 4 दिन बाद ही अम्मी गुजर गई। हमने अम्मी को कहा था कि अगर हम पास हो गए तो हम शहर जाकर कोई नौकरी कर लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाता। अभी तो हम अब्बू के सदमे से निकले ही नहीं थे कि हमारी अम्मी भी गुजर गई। अभी तो हम सोच ही रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे सबको। लेकिन गांव वाले तो हमसे कई ज़्यादा परेशान थे। वो तो इस गांव को हमारे साये से भी दूर रखना चाहते थे। भैया देखो, मंसूर को थी ये बीमारी और नादिरा को भी। इससे ये साफ है कि इन बच्चों में भी वो बीमारी जरूर होगी। एकदम पक्की बात है। जरूर कोई बुरे काम किए होंगे, तभी तो ये दिन देखने नसीब हो रहे हैं। भाई मैं तो कहती हूँ कि धीरे धीरे कहीं ये बीमारी हम सभी को ना निगल जाए। देखिए, ये बात सरासर गलत है।
मंसूर ने गलत काम किए होंगे तो उसे ये बीमारी हो गई, और नादिरा उससे तो पता भी नहीं था, इसलिए वो भी बीमार पड़ गई। लेकिन इन बच्चों को ये बीमारी कैसे हो सकती है? हाँ, हमने सुना है कि ये बीमारी हवा पानी में घुलने से नहीं फैलती। भाईजान, आपकी अधकचरा जानकारी के चलते हम पूरी गांव के जान के ऊपर ये आफत नहीं पाल सकते। कासिम भाई, अब आप क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं? अरे मंसूर आपके छोटे भाई थे ना। भाई हम बोले तो क्या बोले, हम भी तो ये गांव के ही हैं, हमारी भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी उनकी जान की फिक्र है। तो क्या आप रखेंगे इन चारों को अपने घर में? अरे ई का बात हुई? अरे हमारे रिश्तेदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथों से अपना गला दबा ले। देखो देखो भाई, हम तो हसन, आलम, जहां और जमील की बात ही मानते हैं। हाँ, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए आफत है। अरे हमें जब मंसूर के बारे में पता चला तभी नहीं उठाकर गांव के बाहर फेंक देना चाहिए था। देखिए, ये भी गलत होता। पिछली बार राबिया और उसके शौहर के साथ हमने वही किया था। सुदेश भाई, अब चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, लेकिन ये बात हम कभी नहीं मानेंगे कि एक घर के लिए पूरे गांव को आग लगा दी। अरे भाई, ये तो मनमानी है। मनमानी नहीं है मजहर भाई, ये फैसला इतने लोगों ने मिल के लिया है, फिर आप दोनों के बोलने से क्या होगा? अरे हमें तो लगता है इनको यहाँ गांव में रखना ठीक बात नहीं है। हमारी छोड़ो, उनके चाचा का भी तो यही मानना है, अगर वो इनके साथ रहे तो ये बीमारी इनको भी लग जाएगी। बिल्कुल। वो मासूम बच्चे हैं, उन्हें इस तरह उठाकर गांव से बाहर ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? देखो भैया, अब हम उन्हें इस गांव में नहीं रख सकते हैं। हाँ, अगर आप सबकी रजामंदी है तो कब्रिस्तान में रहने की जगह दे सकते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, वो इस गांव का कब्रिस्तान है। हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मांगने उनके कब्र पर जाया करते हैं। तो भाई कोई और जगह बांध दो इनके लिए। उनकी माँ बाप की कब्र के पास ये वहां रहेंगे तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा इनसे। आप लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? अब आपको जो समझना है वो समझिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरे गांव में गिद्ध मंडराएंगे और हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। भाई हमारे हिसाब से तो ये फैसला बिल्कुल ठीक है। सुदेश भाई, इतने भी बेरहम नहीं है हम लोग। अरे उन बच्चों के खाने पीने का कुछ न कुछ इंतजाम कर दिया जाएगा। देखिए, उसकी फिक्र करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। भाई वो हमारा खून है, हमारे भाई के बच्चे हैं, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी। तो फिर ये तय रहा, आज से ये बच्चे कब्रिस्तान में अपने अम्मी अब्बू के कब्र के पास नहीं रहेंगे। बड़े अब्बू आकर बोले कि अब तुम लोगों को घर छोड़कर कब्रिस्तान में ही रहना होगा। तब से हम लोग यहीं हैं। साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमें कोई काम दिलवा देंगे? हमारे भाई बहन बहुत छोटे हैं, हम 2 पैसा कमाकर इनका और अपना पेट पाल लेंगे। रेहान, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। क्या और कितना ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। भाईजान, क्या हम लोग भी बीमार हैं? मालूम नहीं, लेकिन हम पढ़े हैं कि ज़रूरी नहीं ये बीमारी हमें भी हो। भाईजान, पानी खत्म हो गया है। हम लाते हैं। भाई हम पूछते हैं, आगे जांच करवा कर क्या होगा? उनके अब्बू को बीमारी थी, अम्मी को बीमारी थी, अब ये तो मानी हुई बात है कि बच्चे भी बीमार होंगे। तो इस लॉजिक से तो आपको, आपकी पत्नी और आपके बच्चों को भी ये बीमारी होनी चाहिए। तो भाई आपके पास कोई दूसरा काम धाम नहीं है क्या? काहे गांव में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि हमें उनकी फिक्र नहीं है, हमारे भाई के बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी तो नहीं दे सकते हैं ना। और उन्हें गांव से निकालने का फैसला सिर्फ हमारा नहीं था भाई, पूरे गांव का फैसला था। फिर कहाँ हमसे दूर है बच्चे, हमारे नजरों के सामने हैं, और हमारी बेगम रोज जाकर उन्हें खाना देकर आती है। वो बच्चे जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं। तो किसने कहा था उनके अब्बू को कि जाकर बाजार में मुंह मारे? हाँ? और उनकी अम्मी, उन्हें तो अपने शौहर की बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इन सब में उन बच्चों की क्या गलती है? देखो भैया, आप लोग पत्रकार हैं, गरम गरम खबर ढूंढ के उसे छापते हैं, लोग मजे लेकर उसे पढ़ते हैं, 2-3 दिन तक ऊहा करते हैं, फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। जाइए यहाँ से, हमारी जिंदगी को अपनी खबर मत बनाइए, जाइए। तो क्या मुंह देख रहे हो भैया, गोश्त पहुंचाना है, जल्दी करो। ला 1 मिनट। गांव वालों ने मिलकर उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अमानवीय फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए उन गांव वालों को सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी
उन बच्चों को वहाँ से निकाल कर पुनर्वास करने की। उन्हें जांच की ज़रूरत है और एक बेहतर ज़िंदगी की। गांव वालों ने जो कुछ भी किया है ये उनकी अज्ञानता की निशानी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर गांव वाले को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वो भविष्य में किसी बीमार को या उसके घर वालों को गुनहगार मानकर गांव से ना निकाले, बल्कि अपने अंदर के डर और अज्ञानता को दिल से निकाल कर फेंक दें। आशीष का आर्टिकल बहुत जल्द सबकी नजरों में आ गया। ये न्यूज दूर दूर तक फैलती गई, लोकल मीडिया से नेशनल मीडिया तक। अब ये सिर्फ एक छोटे से गांव की घटना नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन चुका था। बच्चों के माता पिता की मौत एड्स की वजह से हुई है और बिना किसी मेडिकल जांच के इस पूरे गांव का मानना यह है कि इन बच्चों को भी एड्स है। 6 महीने से ये बच्चे इसी कब्रिस्तान में रह रहे हैं। इन्हें तो इतनी भी आज़ादी नहीं कि ये इस कब्रिस्तान में घूम फिर सके। इनका दायरा सिर्फ इनके माँ बाप की कब्र तक ही सीमित है। हम आशा करते हैं कि ये न्यूज़ देखकर हमारे प्रशासन की आंखें जरूर खुलेंगी। अभी अभी मिली ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारे इस रिपोर्ट को हायर अथॉरिटीज़ भी देख रही है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल ने भी इन सब पर तुरंत एक इंक्वायरी करने का फैसला किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट ने प्रशासन को भी इन सब पर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, दर्शकों, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें ट्वीट कीजिए, लिखिए #condemnchildren पर। तब तक कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं शिवांग सिंह, नेशन न्यूज़। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे काशिम भाई, काशिम भाई, हाँ, चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे सारे टीवी चैनल्स पे आपके भतीजे और भतीजों की बात फैल चुकी है। जिला कार्यालय से फोन आया था, वो लोग आज ही यहाँ आ रहे हैं। इन बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे डॉक्टरी जांच के लिए। अरे तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया था जो जनगणना के काम में सुदेश जी को शामिल किया। ये सारी सरदर्दी वहीं से शुरू हुई है। मम्मी, आपको पता है वो आर्टिकल आग की तरह फैल गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब उन बच्चों के लिए कुछ करेंगे? हाँ, अभी पहले तो उनको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और हायर अथॉरिटीज़ से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उन बच्चों को अब और परेशान ना किया जाए और साथ ही उन्हें रिहेबिलिटेट भी किया जाए। भगवान का शुक्र है, ये सब करने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ मम्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा आर्टिकल नेशनल हेडलाइन बन जाएगा। अच्छा है। मैंने इन सब के टेस्ट रिपोर्ट्स देख लिए हैं। ये बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं
सबकी तरफ से तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी किया गया वो बहुत गलत था, लेकिन अब तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बच्चे HIV पॉजिटिव नहीं हैं, इन्हें एड्स नहीं है। इन बच्चों को बीमार मानकर आपने जिस तरह की ज़िंदगी इन्हें जीने के लिए मजबूर किया, ये बहुत गलत था। इन बच्चों के ऊपर हुए अत्याचारों को देखते हुए और ये जानने के बाद कि इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। देखिए, आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन बार बार ये मत कहिए कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। अरे ये हमारे भाई के बच्चे हैं और अल्लाह जानता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी में किया है। फिर हमने इनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा था, इनकी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, खाना कपड़ा सब। तो ठीक है, आप ही मुझे बता दीजिए, खाना देना, तन ढकने के लिए कपड़े देना काफ़ी है? ये बच्चे यहाँ अपने घर में रहना चाहते हैं, एक आम इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्या ये इनका अधिकार नहीं है? मैं आपको यहाँ बस यही बताने आई हूँ कि अब आप इन बच्चों को और परेशान नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि आप लोग ये मानते हैं कि आपसे गलती हुई है और अब आप इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। स्मृति जी, इस पंचायत का सदस्य होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम किसी और को बहिष्कृत नहीं होने देंगे। जी, हम भी आपको अपनी ज़ुबान देते हैं। देखिए, अब जब हमें पता चल चुका है कि इन्हें इनकी अम्मी अब्बू वाली बीमारी नहीं है, तो हम भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे ये हमारे भाई के बच्चे हैं, हम अपने इन बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। हम तुमसे कह रहे थे, ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है। छोड़ो इसे, ना। और कितना टाइम लगेगा? देरी हो रही है। बस आई भाईजान, चलो 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 चलो। तूने बच्चे का कभी ठीक से ख्याल नहीं रखा सरिता। तो फिर किसने रखा? अजी आपने तो हाथ नहीं बटाया मेरा कभी। हाँ सरिता बस करो, ये कोई वक्त है? तुम दोनों अपना झगड़ा फिर से शुरू मत करो। तुम और तुम्हारी माताजी वक्त देखकर झगड़ा करते हैं क्या धीरेन्द्र? लड़ना बंद करो सरिता, हमारी बच्ची अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आई एम सॉरी, हम बच्ची को नहीं बचा पाए। आप जब तक उसे हमारे पास लाए तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बेटा जगदीश, तू चिंता मत कर, दिव्या को कुछ नहीं होगा। प्रेरणा बेटा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे चॉकलेट दिलाता हूँ। हाँ शाबाश। कौन सी वाली खाएगी? लाइट। अच्छा फिक्र मत कीजिए, दिव्या को कुछ नहीं होगा। हम इंटरनल ब्लीडिंग रोक नहीं सके। जी वो आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की थी। एक्सक्यूज मी।
सरिता ने अपनी 4 महीने की बच्ची को खो दिया था, जगदीश सेठी ने अपनी बीवी दिव्या को खो दिया था, और 3 साल की प्रेरणा ने अपनी माँ को। जो गुजर गए उनके जाने के नुकसान की भरपाई होना नामुमकिन होता है, लेकिन हाँ, कुछ खो जाने का गम, हमदर्दी कई बार लोगों को करीब ले आती है, पर सिर्फ तब अगर उनके साथ आने की वजह जिंदगी में छाया असंतोष नहीं बल्कि सहानुभूति हो, एक दूसरे की तकलीफ समझने का एहसास हो। क्या हाल है जगदीश? अरे ललित कैसा है? मस्त है यार, आजा बैठ जा। और प्रेरणा कैसी है? अच्छी है यार, बड़ी हो रही है। अभी भी नाना नानी के साथ रहती है? हाँ यार, यहाँ तो मैं और बाबूजी हैं, कैसे संभालेंगे। दिव्या भाभी को गए 6 साल हो गए। हाँ यार, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, लगता है जैसे मायके गई है अभी वापस आ जाएगी। जगदीश मान ले सच्चाई को, कम से कम अपने लिए ना सही प्रेरणा के लिए तो मान ले। अरे यार तू अपना वो प्रवचन लेके वापस शुरू मत हो जाना, शादी कर ले, सेटल हो जा, प्रेरणा के लिए माँ ले आ, वही तेरा घिसा पिटा रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड बजाने वाला। नहीं। सुन सुन सुन, मैं एक फैमिली को जानता हूँ। उनकी एक बेटी है सरिता, तलाकशुदा है। करीब 6 साल पहले उसकी बच्ची गुजर गई। एक बार मिल तो ले, देख तेरा परिवार फिर से बस जाए। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सही तो कह रहा है ललित, प्रेरणा अब 9 साल की हो गई। शरद जी और लाजवंती जी की उम्र भी काफी हो गई। कब तक ख्याल रखेंगे उस बच्ची का? प्रेरणा को अब घर लाने का वक्त आ गया है बेटा। पापा कैसा है मेरा बेटा? बहुत गुस्सा हूँ आपसे। क्यों, क्या हुआ? पिछले वीक क्यों नहीं आए थे? ओह सॉरी, काम में बिजी हो गया था। अगले वीक स्पोर्ट्स डे है और तभी कोई बहाना नहीं चलेगा। नो बहाना, आई प्रॉमिस, मैं हूँगा वहाँ पर, ठीक है? आपके पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। हमें मालूम है तुम हमारी दिव्या से बहुत प्यार करते थे, पर सच तो यही है कि अब वो नहीं है, चली गई छोड़कर हमें। प्रेरणा को माँ की ज़रूरत है और आपको पत्नी की। आपका परिवार अधूरा है, उसे पूरा कर लो। पापा आज आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगे? बिल्कुल ठीक। आज हम तुम्हारे पापा को तब तक काम पर नहीं जाने देंगे जब तक वो तुम्हें स्कूल छोड़कर नहीं आएंगे। हाँ कह दीजिए, अब फैसला ले ही लीजिए। बुढ़ापे के बारे में भी तो सोचिए। चलता हूँ, चलो प्रेम। अब धीरेन्द्र को भूल जा। कैसे भूल जाऊँ माँ? उस घर में बहुत तकलीफों से गुजरी हूँ। अपनी बच्ची खोई, पागल हो गई थी मैं। तू हमेशा से गर्म दिमाग की रही है और हमने ही तुझे बिगाड़ा है। हर काम तेरे हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं। माँ, आपको और पापा को तो मुझ में खोट दिखता है। सरिता, सारी गलतियाँ उनकी ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें खुद के दोष कभी नजर ही नहीं आते, हमेशा दूसरे ही गलत दिखते हैं। देख बेटा, जगदीश बहुत अच्छा लड़का है। अब ये मान कि उसकी बेटी के रूप में भगवान ने तुझे तेरी बेटी वापस दी है। मैंने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है पापा। अगर उसका ख्याल रखने में मेरी सास ने मेरी मदद की होती ना, तो आज वो जिंदा होती। अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते। भूल जा पुरानी तकलीफें, आगे बढ़, एक नई जिंदगी शुरू कर। बेटा, तू एक बार जगदीश से मिल तो ले, तुझे पसंद आएगा वो। क्या आप मुझसे शादी सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी बेटी प्रेरणा को एक माँ मिल सके? सरिता, मेरा घर अधूरा है, कोई चाहिए जो उसे पूरा कर सके। हाँ, प्रेरणा को भी माँ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए। जब से मेरी वाइफ गई है तब से वो नाना नानी के यहाँ रहते। मैं बहुत मिस करता हूँ उसे, वो भी मुझे बहुत मिस करती है। क्या आप चाहेंगे कि हमारे भी बच्चे हों? जी हाँ, बिल्कुल।
वेलकम हो। आओ। सरिता बेटा, आज इतने दिनों बाद हम टाइम से बिना जला और पका हुआ खाना खा रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट बना है। बाबूजी, कल हम प्रेरणा को घर वापस ला रहे हैं। हाँ, फिर हम उसका एडमिशन यहाँ पर ही किसी अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो भाई, एक बार फिर से ये मकान घर जैसा लगने लगा। मामी, बंद करो गंगा जमुना बहाना। मैं थोड़ी ना कोई हमेशा के लिए जा रही हूँ। शुभ शुभ बोल बेटा। अब तू आ या ना, हम दोनों तुझे मिलने के लिए हर हफ्ते वहां टपकने वाले। नाना, अपनी दवाई टाइम से खा लेना और नानी को परेशान मत करना। ओके नानी अम्मा, ओके। नंदनगर में वीरमदेव नामक एक सन्यासी रहते थे। बहुत ही परोपकारी थे। ईश्वर भक्ति से जो भी समय बचता उसे दद्दू, मम्मी को बैंगन पसंद नहीं था ना? बैंगन? क्यों बेटा? बस यूं ही, मुझे भी नहीं पसंद। छी, मुझे बैंगन नहीं खाना। मम्मी, मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी तो यही सब्जी बनी है। मैंने बताया था ना आपको कि मुझे बैंगन नहीं पसंद है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई आया नहीं, मैं भूल गई। अभी यही सब्जी खा लो। उनके इस परोपकार से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें एक दिव्य शक्ति दे दी थी। सोनाली मैम का क्लास 5 बजे खत्म हो जाता है। मालूम है मुझे। रोज आधा घंटा वेट करना पड़ता है निकलने के लिए। अरे तो तब तक कुछ पढ़ लिया करो ना। मुझे और भी काम होते हैं तो आते आते देर हो जाती है रोज। ना, मुझे ऐसे जवाब देना ठीक बात नहीं। और फिर आधा घंटा वेट कर भी लिया तो कौन सी तुम्हारी जान निकल गई। मेरे लिए कोई बात नहीं मम्मा। सोनाली मैम के घर पे काम होता है और स्टूडेंट क्लास के बाद वेट करे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। बातें मत बनाओ प्रेरणा। ऐसा कुछ भी होता तो मुझसे खुद नहीं बोल देती। वो मुझे बोलती है ना। प्रेरणा आखिर अपने पिता के घर आ गई। चाहे सौतेली ही सही, पर उसे एक माँ मिल गई और एक दादा भी, जो दादा कम और दोस्त ज्यादा थे। अपने नाना नानी का घर छोड़े हुए अभी उसे 4 महीने हुए थे कि अचानक एक हादसे ने उनके घर को अपने पंजों में दबोच लिया। क्या हुआ सरिता जी? श्याम भाई साहब, हमारे घर से धुआं निकल रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। आपने कुछ गैस पर रखा तो नहीं था? नहीं, धुआं बाबूजी के कमरे से निकल रहा है। चाबी तो है ना आपके पास? हाँ जी। आइए देखते हैं। जी। क्या? फीस जमा करने के बाद मैं मार्केट तक गई थी सर। कहीं प्रेरणा हो बाबूजी? जी मैं घर से निकली कोई 4 सवा 4 बजे। घर में कोई काम चल रहा था। जी वो
ऊपर वाले कमरे में कुछ काम चल रहा था। मजदूर? आज वो जा चुके थे 3 बजे। वापस नहीं लौटे? जी, वो उनकी छुट्टी हो गई थी। इतनी जल्दी? हमेशा इतनी जल्दी छुट्टी होती है उनकी? जी नहीं, वो मैंने ही उनसे बोला था, क्योंकि आज के दिन बाबूजी को कोई शोर शराबा नहीं चाहिए था। सिर्फ आज के दिन? जी हाँ, वो कोई 2 लोग आए थे उनसे मिलने। कौन थे 2 लोग? मेरे लिए बेटा, मैं देखता हूँ। अरे सुजीत, आओ 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 अंदर आओ। सरिता, मेरी कुछ जरूरी मीटिंग है इन लोगों के साथ। और बेटा तुम जरा ऊपर मजदूरों से कह देना कि आज की छुट्टी करें। जी अच्छा। आई। हाँ बेटा, प्रेरणा से कह देना कि मुझे बीच में डिस्टर्ब न करे, मैं कुछ जरूरी काम करूं। जी ठीक है। अरे भैया, बस आज का काम यहीं रोक दो। काहे? काम हो मैडम जी? अरे वो बाबूजी को कोई ठोका पीटी नहीं चाहिए, बहुत शोर हो रहा है। जगदीश भाई साहब, आज की मजदूरी आपको पूरी ही देनी होगी। मैडम जी ने काम खुद रुकवाया है, मजदूरों ने काम नहीं रोका। ठीक है, मैं पहले पता तो कर लूँ, फिर आपको फ़ोन करता हूँ। हाँ जगदीश, बाबूजी ने बोला मुझे, वो कमरे में कोई ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करो, तुम मजदूरों को पूरी दिहाड़ी दे दो और उन्हें जाने दो, ठीक है? ठीक है, ये लीजिए। और फिर मैंने उन्हें जाने को बोला। आपकी बेटी प्रेरणा वो कब आई? आपकी बेटी प्रेरणा कब आई? करीब 3:30 बजे। अरे प्रेरणा आ गई? हाय मम्मा। हेलो। मैंने तेरे लिए पोहा बनाया है, फटाफट चेंज कर ले, फ्रेश हो जा, फिर सोनाली मैम के यहाँ भी जाना है ट्यूशंस के लिए। नहीं मम्मा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था ना, इसलिए आज क्लास की छुट्टी कर लूँ। नो बेटा, नो छुट्टी। और फिर मैम की फीस भी देनी है ना आज। प्लीज मम्मी, सिर्फ आज के दिन ही, पक्का एक्स्ट्रा क्लासेस जाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना होगा ना फीस देने के लिए, 1 वीक से ऊपर हो गया है। दद्दू के पास जाने को दिखाना है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वो एक मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने कहा है फ्री होकर तुमसे खुद आकर मिलेंगे। तुम जब तक जाओ, चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। ओके। फिर प्रेरणा को नाश्ता करा के मैं करीब 4:15 साढ़े 4 बजे निकल गई। बाय बेटा। बाय मम्मा। अरे मम्मा, मैम को बोल देना कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है। जब मैं 6 बजे वापस आई तो देखा धुआं निकल रहा था, फिर अंदर आके देखा तो ये हथौड़ा, ये वो मजदूर इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, शायद यही था। हाँ, हथौड़े में दादा और पोती दोनों के खून के अंश मिले हैं। तकिया सिर्फ हत्या की जांच को भटकाने के लिए चलाया गया है। जी यही लगता है। जब अपराध हुआ तो घर में सिर्फ 4 लोग थे, कुलभूषण सेठी, उनकी पोती प्रेरणा और वो 2 लोग जो उनसे मिलने आए थे। 4 में से 2 लोग मारे गए। जाहिर है कि शक की सुई उन दोनों पे गई, वही संदिग्ध आरोपी माने गए। पर वो दोनों थे कौन? सर, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं वो लोग कौन हो सकते हैं। उनमें से एक का नाम था सुजीत, जिसे आपके पिताजी बहुत अच्छे से जानते थे। मेरे बाबूजी के बहुत सारे दोस्त हैं। सुजीत नाम के शख्स को नहीं जानता। दोनों लोगों की उम्र 30 से 35 के बीच लग रही थी। आपने उन्हें कभी पहले देखा है? जी नहीं। आपके ससुर के अच्छे जानकार लग रहे थे। जी देखकर तो यही लग रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपने कमरे में ले गए थे। सरिता जी, कल हम एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाएंगे, क्या आप उनका हुलिया बता पाएंगी? जी हाँ, मैंने उन्हें ठीक से देखा था, काफी याद है मुझे। उस बेचारी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सब मेरी गलती है। मुझे आज फीस देने जाना ही नहीं चाहिए था। सर, परसों तक डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएंगे, बॉडी हैंड ओवर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है पता करो, फैमिली की हालत खराब है। और वो जो 2 आदमी मिलने आए थे, उनका कुछ पता चला? कल तक स्केचेस बन जाएंगे।
सोचने वाली बात यह है कि घर से कुछ भी चुराया नहीं गया। सर लगता है कि कुलभूषण जी का इनके साथ कुछ पंगा था, शायद उसी को शांति से बैठ के सुलझाना चाहते थे। घर में चल रहे काम के ठेकेदार और मजदूरों को पूछताछ के लिए बुलाओ। हो सकता है जैसा दिख रहा हो असलियत में एकदम उससे अलग। हथौड़ा ऊपर से लाया गया, फिर दादा और पोती को मारा गया। सरिता जी ने खुद जाने के लिए बोला था, ये लोग दोपहर में ही घर से निकल गए थे। हत्या में इस हथौड़े का इस्तेमाल किया गया था। बोल दो तुम लोगों का नहीं है? तो हमारा ही है, पर काम के बाद सारे औजार हम वहाँ ऊपर ही छोड़ के चले जाते थे। ऐसा करते साहब हमको 2 हफ्ते हो गए। सर आप हम लोगों को बेकार में परेशान कर रहे हैं। आप जांच कर लो, ये मेरे भरोसे के आदमी है, पिछले 3 साल से मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। नहीं सर, हमने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। आपका घर तो उनके बिल्कुल बगल में है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी जो खटपट की आवाज़ है ये आप लोगों को सुनाई देती होगी? जी सुनाई तो देती थी। कुलभूषण और प्रेरणा अगर चीखे होंगे तो वो भी सुनाई देनी चाहिए। जी देनी तो चाहिए। ये जगदीश और सरिता, इनकी हाल ही में शादी हुई थी ना? ये उन दोनों की दूसरी शादी थी। मतलब सरिता प्रेरणा की सौतेली माँ? जी, लेकिन ऐसा नहीं है सर, वो बहुत अच्छी इंसान है। वो अपने परिवार के साथ साथ प्रेरणा की भी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? देखिए, घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। अलमारी में पैसे थे, गहने थे, लेकिन कुछ नहीं गया। ये हत्याएं चोरी के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए की। क्या कहें, हमारे ख्याल से तो सब कुछ ठीक ही था। सरिता प्रेरणा के साथ खुश थी और कुलभूषण जी भी खुश थे। अगर वो तकलीफ में होते तो क्या आपसे कहते? कुलभूषण जी हमारी बच्ची को अपनी बेटी की तरह रखते थे। प्रेरणा नातिन थी हमारी। सरिता भी अच्छी थी, वो प्रेरणा को अपनी मर्जी से यहाँ ले आई थी। जी नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। ये दोनों आपके पिताजी से मिलने आए थे। सर मुझे नहीं लगता, मैं इनसे पहले कभी मिल भी चुका हूँ। सर वो जो 2 लोग थे उन्हें कुलभूषण जी बहुत अच्छे से जानते थे, मगर सुजीत नाम का उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नहीं है, ना ही उस दोपहर उनकी किसी से बात हुई थी। चोर चक्कर तो नहीं है? अजीब बात है, सुजीत नाम का एक आदमी घर आता है जो कुलभूषण जी के बहुत करीबी है, लेकिन उनके बेटे ने उसका नाम तक नहीं सुना। जगदीश, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कौन है ये सुजीत? क्या मतलब सरिता? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कुलभूषण जी ने उस दिन सुबह सिर्फ एक कॉल किया था। अब यही कॉल सुलझा सकते हैं उस केस की कुत्ती। किसे किया था ये कॉल? अरुण जी, क्या आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? जी बिल्कुल कुलभूषण जी, कुछ अर्जेंट है? ऐसा ही समझ लीजिए। अरुण कालरा, कुलभूषण सिटी का वकील। मतलब कुलभूषण जी अपने वकील से कुछ डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन ये बात अचानक उठी कैसे? यार ललित, मैंने तो बात छेड़ी भी नहीं। बाबूजी खुद वसीयत की बात लेकर बैठे। हर वक्त डरी रहती थी कि कहीं कुछ भी गलत हुआ तो सब यही कहेंगे, सौतेली माँ हूं ना, इसीलिए। इसमें क्या गलत है माँ? मेरा मन भी तो करता है ना कि मेरा अपना बच्चा हो। जगदीश, वो प्रेरणा का ध्यान ठीक से नहीं रखती है। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी शादी को ही तकरीबन अभी 7 महीने हुए हैं और प्रेरणा कुछ 4 महीने से रह रही है हमारे पास। थोड़ा तो वक्त लगेगा ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, एडजस्ट करने में। इस तरह से आप सरिता पे इल्जाम नहीं लगा सकते। बेटा, मैं घर में रहता हूं, दिन भर देखता हूं कि क्या होता रहता है। वो कभी प्रेरणा से कुछ पूछती है क्या, कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? कभी बात नहीं करती उससे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जैसे कोई भी माँ पूछेगी। अब वो प्रेरणा की असली माँ तो है नहीं। थोड़ा टाइम गुजर जाने दीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर ऐसे ही टाइम निकलने दिया ना
तो कल को कुछ उल्टा ना हो जाए। तुम उसके पति हो, शायद इसीलिए तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जरा संभल कर। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ? देखो सरिता, मैं जानता हूँ इस बात का कोई खास मतलब नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम प्रेरणा का ख्याल थोड़ा और रखो, दैट्स ऑल। जगदीश, हमारे बच्चे भी होंगे ना? हाँ होंगे सरिता, लेकिन प्रेरणा भी मेरी ही बच्ची है। मुझे भी हैरानी हुई थी कि कुलभूषण जी अचानक वसीयत बनाना क्यों चाह रहे थे। क्या वसीयत बनवाना चाह रहे थे? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो सरिता जी? मैं ठीक हूँ अरुण जी। अरुण जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर देना चाहता हूँ। ये अचानक कैसे आपने वसीयत बनाने का सोचा? जगदीश और सरिता अपने बच्चे करने की सोच रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि प्रेरणा के प्रति कोई अनदेखी हो। पर आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है? अब मैं क्या बताऊं अरुण जी, कुछ वजह है। जगदीश ने आपसे बोला क्या, प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो या ऐसा कुछ? तो क्या जगदीश ने अपने पिता से बोला था ऐसा कुछ? पता नहीं, कुलभूषण जी ने कभी बताया नहीं, लेकिन ना मुझे जरूर लगा था कि कोई ऐसी बात तो उन लोगों के बीच में हुई होगी। अरुण जी, क्या ये हत्याएं जगदीश कर सकता है? क्योंकि उसी दिन हुआ जिस दिन अरुण जी ने वसीयत की बात आपसे की थी। आप तो जानते ही हैं सर कि आजकल शहरों में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉपर्टी के दाम तो आसमान छू रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर क्राइम्स और मर्डर्स प्रॉपर्टी को लेकर ही हो रहे हैं। अभी हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डबल मर्डर किसी एक आदमी ने किया है या फिर दो लोगों ने मिलकर। और वो दो लोग कौन थे जो कुलभूषण जी से मिलने आए थे? सुजीत और उसके साथ वाला आदमी। देखिए, मैं कुलभूषण जी को पिछले 15 सालों से जानता हूँ और मेरे ख्याल से तो वो किसी सुजीत को नहीं जानते थे। इन हत्याओं का कारण घरेलू क्लेश होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा था, और इस घरेलू क्लेश की वजह थी एक सौतेली माँ का अपने बच्चों की चाह रखना, एक पिता का अपनी बेटी के लिए माँ की जरूरत पूरी करने की चाह रखना, एक दादा का अपनी पोती के भले की चाहत रखना। कोई तो था जो इन हालात से एकदम असंतुष्ट था, नाखुश था। जी सरिता अपने बच्चे चाहती थी। वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती थी क्या? क्या मतलब सर? वो प्रेरणा से बहुत प्यार करती थी, भले उसकी अपनी बच्ची नहीं थी वो। देखिए सर, जब से मेरी पहली पत्नी का देहांत हुआ तब से ही प्रेरणा जो है अपने नाना नानी के यहाँ रहती। वो तो 7 साल के बाद मेरे पास रहने को आई। अब थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना घुलने मिलने में। आपको इस बात का पता था कि आपके पिताजी अपनी वसीयत बनवा रहे थे और आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम करना चाहते थे? जी पता था। सही फैसला है जगदीश। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी ये महसूस करूं। काश कि मैंने ये किया होता। इसीलिए मैं वो अभी कर रहा हूं, ताकि अफसोस की कोई गुंजाइश ही ना बचे। बाबूजी, आपको क्या लगता है मैं प्रेरणा का ख्याल नहीं रखूंगा? मेरी बेटी है वो। बेटा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा और सरिता के और तुम्हारे बच्चे होंगे, सरिता बदल सकती है और वो तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया भी बदल सकती है। मैंने उनसे कहा भी था कि चिंता ना करें, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता को इसका पता था? जी हाँ, पता था। जगदीश, जगदीश, क्या हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं? ऐसे अचानक क्यों? बस वो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी। नीचे रहती हूँ तो बाबूजी हर वक्त घूरते रहते हैं, हमेशा शक भरी नज़रों से देखते हैं कि जैसे मैं बस उनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हूँ, बस अपने बच्चे चाहती हूँ, जैसे और कोई फीलिंग्स है ही नहीं मुझ में। जगदीश, मुझे शक है ना तो कोई सुजीत है और ना ही उसका कोई साथी। मुझे शक है कि इस सबसे तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का कोई लेना देना है। ये एक साजिश है। पहले से तय था कि मजदूरों को दोपहर की छुट्टी दे दी जाएगी। अब बकवास कर रहे हैं सर आप। अब मेरी बाप और मेरी बेटी के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। जमीन जायदाद के झगड़े ज्यादातर परिवार वालों के बीच ही होते हैं। बकवास है सर, मैं ये सब नहीं करूंगा कभी। हेलो सर, आपको मौत का सही समय जानना था ना? यस डॉक्टर। हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार है, ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया हो सकता है। जैसा कि मुझे पहले से शक था।
पीछे एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पिता से 3 बजे कोई 2 लोग मिलने आए। पोती से बेहद प्यार करने वाले दादाजी चीजें ठीक करना चाहते थे। अपनी पोती के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। किसी दूसरे ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए साजिश करके उनकी वो योजना खत्म कर दी। ये शब्द काश भी कितना अजीब होता है ना। कोई इस डर से कुछ करता है कि कहीं आगे चल के ऐसा ना हो, और कोई इस डर से कुछ करता है कि अगर आगे चलकर ऐसा हो गया तो। क्या बात है सर? आपने उस दिन मार्केट से कुछ नहीं खरीदा, वापस लौटते वक्त साथ में कुछ नहीं लाया। जी नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं था। जी उनका पर्स था। जी मैंने मार्केट से कुछ नहीं खरीदा। आपके पास घर की चाबी थी, आप खुद खोलकर भी तो चेक कर सकते थे। घर से बहुत धुआं निकल रहा था सर, मैं बहुत डर गई थी। सोनाली मैडम को आपने 4:30 बजे फीस दी। कोई 4:30 बजे वो फीस देने आई थी। पक्का? जी पक्का। प्रेरणा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज वो आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन उससे कह दीजिएगा कि और क्लासेस मिस नहीं करें। उस दिन मेरी ट्यूशन क्लास 5 बजे थी, मंगलवार, मुझे अच्छे से याद है। 1-1.5 घंटे तक मार्केट में आप फालतू में भटकते, वहाँ से कुछ खरीद कर नहीं लाई। मैंने बताया ना सर आपको कि मैंने कुछ नहीं खरीदा। असल में आपको बॉडीज के जल जाने का वेट जो करना था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने अपने ससुर और बेटी का मर्डर किया है। सॉरी, सौतेली बेटी। आपके घर से सोनाली मैडम के घर के बीच की दूरी है मुश्किल से 20 मिनट की, लेकिन वापस लौटने में आपको इतना ज्यादा वक्त लगा। अब इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ये आप क्या झूठी बातें बना रहे हैं मेरे खिलाफ? झूठी बातें आप बना रही हैं, मनगढ़ंत कहानी आप सुना रही हैं। आपके ससुर की मौत का असल टाइम है 2 बजे, उन 2 लोगों के घर आने से काफी देर पहले। और प्रेरणा की मौत का टाइम है 4 बजे, आपके घर से निकलने से बस थोड़ी सी देर पहले। और आपने उन मजदूरों को घर से जाने के लिए कहा 1:30 बजे, प्रेरणा के घर आने से काफी देर पहले, और तब तक आप अपने ससुर का मर्डर कर चुके थे। सर मजदूर 3 बजे नहीं, लगभग 1:30 बजे के आसपास ही खाना खाकर चले गए। जाहिर सी बात है, आप अपने ससुर के इस फैसले से नाखुश थी कि वो आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर रहे थे। अरुण जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर देना चाहता हूँ। जगदीश ने आपसे बोला क्या प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो या ऐसा कुछ? मुझे जगदीश को लेकर कोई फिक्र नहीं है, लेकिन सरिता वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती। दरअसल वो प्रेरणा को अपने आप से दूर कर देना चाहती है। मैं आया नहीं हूँ तुम्हारे। मैंने ऐसा कब कहा? आप मुझसे गुस्सा क्यों होती हो? मैं सारा दिन तुम्हारे नखरे नहीं झेल सकती। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे यहाँ लाए क्यों? मैं नहीं लाई तुम्हें यहाँ। तुमने प्रेरणा से क्या कहा? बस सबको मौका चाहिए ना मुझे कोसने का। अगर मैं उसकी सगी माँ होती तो ये सब कुछ नॉर्मल माना जाता ना, लेकिन नहीं, मैं सौतेली हूँ ना, इसीलिए करो सब मुझ पे शक। पापा को लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ। अब एक ही बात बार बार तो नहीं बोल सकती ना दद्दू। बेटा मुझे लगता है कि वो आंखों से देखता नहीं, सिर्फ सुनता है, इसीलिए उसे बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। आप मेरे और जगदीश के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं ना? आप जगदीश को खुश नहीं देख सकते? आप मुझे खुश नहीं देख सकते? बेटा मैं तुम लोगों को खुशी देखना चाहता हूं, और जहां तक मेरी खुशी का सवाल है तो वो प्रेरणा में बसती। तुम उसे मां जैसा प्यार दो, उसे खुश रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेरणा मेरी बेटी नहीं थी। अपनी बेटी को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी थी। मैं बस अपना बच्चा चाहती थी और वो सब प्रेरणा के नाम कर रहे थे। मैंने बहुत तकलीफों के बाद फिर से जिंदगी बनाने की कोशिश की थी। मैं जगदीश के साथ अपना घर बसाना चाहती थी और मेरे ख्वाब को मिट्टी में मिलाया जा रहा था।
मेरे ससुर जी आराम करना चाहते हैं तो आज के लिए ठोका पेटी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम जी, पर हमारा दिहाड़ी पूरा दिन का ही देना पड़ेगा। ये लीजिए। मुझे क्लास नहीं जाना। तुम्हें जाना होगा, ट्यूशन की फीस भी देनी है। जाओ चेंज करो। आप मेरे से जबरदस्ती क्यों कर रही हो? ट्रेनर को वहां अंदर नहीं जाना। क्यों? बाबूजी ने मना किया है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। आपको किया होगा, मुझे नहीं। मैंने कहा ना तुझसे वहां नहीं जाना, वो सो रहे हैं। दद्दू, दद्दू, तुम्हारे पति को मालूम था इस बारे में? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था। मैं तो फिर से अपना घर बसाना चाहता था, बस। सरिता इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आईपीसी अपराधों में से 20% का ताल्लुक जमीन जायदाद से होता है। प्रॉपर्टी की तेजी से बढ़ती कीमतों और इन अपराधों में भी एक संबंध देखा गया है। इन अपराधों में से काफी अपराधों के तार परिवार के अंदर जुड़े पाए गए। जो आपके पास नहीं है उसकी चाहत रखना, कोशिश करना एक महत्वाकांक्षा मानी जा सकती है, मकसद माना जा सकता है, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती से हासिल करना, उसके लिए अपराध का सहारा लेना, ये लालच की हद ही माना जाएगा। असंतोष एक ऐसा बीज है जिसे लालच का कटीला झाड़ बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दिल पे लगी चोट, परेशान दिमाग, इन कारणों से अक्सर सही सोचने समझने की ताकत चली जाती है और ऐसे में कई बार इंसान समझदारी का दायरा फांद बैठता है। लालच अक्सर एक इंसान को शैतानी दिमाग में बदल देता है और वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बेकाबू हरकतें करने लगता है। अगर इस असंतोष के बीज को असलियत की मिट्टी में बोया जाए, सब्र के पानी से सींचा जाए और आपसी बातचीत की हवा में पनपने दिया जाए तो इससे एक समझदारी का फूल खिल सकता है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।